Everyone, welcome back to my channel. So this is part 2 of the video, that is the regeneration in organisms. प्रीवियस वीडियो में हमने जो है रीजनरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ रीजनरेशन जो है वो हमने देखा था, दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल एंड द रिपेरेटिव रीजनरेशन। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट जो टाइप है रीजनरेशन के उनको स्टडी करेंगे, एज वेल एज कोडेट्स के अंदर जो है कौन कौन से टाइप के जो है रीजनरेशन देखने को मिलते हैं और कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर रीजनरेशन देखने को मिलता है, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो थर्ड टाइप जो आता है दैट इज़ द हाइपरट्रॉफी, एज डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, दैट इज़ इन द चार्ट इन द प्रीवियस वीडियो. So it is the increase in the mass of certain internal organs to compensate a missing part, such as the liver or a missing pair organ like the kidney. So basically hypertrophy जो होती है वो भी दो टाइप की होती है, जिसके अंदर compensatory hypertrophy की अगर हम बात करें तो बेसिकली पेयर organs जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स या किडनीज़ हैं, जिनमें से एक जो है अगर पार्ट मिस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसी की जगह जो एक सिंगल जो पार्ट बचता है वो उसका जो है प्लेस ले लेता है, वो उसे रिप्लेस कर देता है, वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, स्ट्रक्चर में इंक्रीज़ हो जाता है और दोनों पेयर के जगह जो है वो अकेला जो ऑर्गन है वो अपना फंक्शनल रोल भी वहाँ प्ले करता है. नाउ here the focus is on restoring the mass in order to regain this functionality rather than recovering the original anatomical structure. So basically main purpose जो है इस केस के अंदर ये होता है कि कैसे न कैसे जो फंक्शनल सिस्टम है उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ ऑर्गन का, फॉर एग्जांपल किडनी हो या लंग्स हो, तो फंक्शन जो है वो उस ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होता रहना चाहिए, जो वो काम जो है वो परफॉर्म करते हैं वो होना चाहिए, रैदर देन कि वो अपने जो पहले की ओरिजिनल शेप ही उसमें आ पाएँ. इन अपोजिशन टू एपिमॉर्फिक रीजनरेशन, जबकि एपिमॉर्फिक रीजनरेशन में क्या होता है कि वेयर द रीजनरेटिव रिस्पॉन्स अकर मोस्टली एट द एम्पुटेशन साइड, दैट इज़ जहाँ पर कट हुआ है, जहाँ पर इंजरी हुई है, जहाँ से कोई ऑर्गन या कोई पार्ट जो है लॉस्ट हुआ है, वहाँ पूरी तरीके से उसका जो है रिपेयर जो है वो देखने को मिलता है, ना कि एक कंपेंसेशन की फॉर्म में वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बन पाता है. इन हाइपरट्रॉफी द रीजनरेशन इवेंट्स अकर इन द होल रिमाइंडर ऑफ द ऑर्गन, तो पूरा बचा हुआ ऑर्गन जो कि रिप्लेस हो चुका है तो उसके प्लेस जो है वो ले लेता है एक सिंगल ऑर्गन जो है वो. So most of the organs with such capacity can also display it in context where there is a higher functional demand even in the absence of injury or organ removal. So basically अगर इंजरी हुई भी नहीं है किसी केस में, कुछ ऐसे पेयर ऑफ ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं या लंग्स हैं, कोई और ऑर्गन है जहाँ किसी और कारण की जो है वजह से भी अगर वो ऑर्गन रिमूवल हो जाता है तो वहाँ जो है ये हाइपरट्रॉफी वाली जो कैपेसिटी है, रीजनरेटिव कैपेसिटी जो है वो यूज़फुल हो पाती है. सो अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, दैट इज़ लीवर रीजनरेशन आफ्टर द पार्शियल हिपेक्टोमी एंड मेमेलियन लीवर रीजनरेट थ्रू द सेल प्रोलिफरेशन की हेल्प से जो है मैमल्स के अंदर लीवर जो है वो रीजनरेट कर जाता है. सो इसे जो है इस प्रोसेस को जो है वो हाइपरप्लेशिया जो है वो कहा जाता है. And then a number of growth factors and hormones are involved. For example, angiogenic growth factors which control the growth of the blood vessels are important here. hypertrophy में ये एक अपना important role play करते हैं. For example अगर हम बात यहाँ करें, that is initial phase में, that is kidney development during the organogenesis, normal जो organ का development होता है तब किडनी की जो formation या development जो है वो ए जो डायग्राम है उसके रिलेशन में होता है. And after that पोस्ट नेटाल किडनी ग्रोथ, दैट इज़ आफ्टर जो है किडनी की ग्रोथ जो है वो इसे सेपरेट सेक्शन में जो है वो दिखाई गई है. मेन जो पॉइंट यहाँ पर है दैट इज़ द फिगर बी, दैट इज़ हेल्दी एडल्ट किडनीज़ यहाँ पर हैं, दो पेयर के अंदर हैं. अब इसके अंदर जो है बेसिकली अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में देखें या किसी भी कारण से यूनिलैटरल नेफ्रेक्टोमी हो जाती है, दैट इज़ एक पेयर जो है वो रिप्लेस हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो उसकी जगह जो है कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी जो है वो हमें देखने को मिलती है. दैट इज़ एक किडनी जो है वो अकेली बड़ी हो जाती है साइज के अंदर, स्ट्रक्चरली एंड आल्सो फंक्शनली जो है वो अपने काम जो है वो दोनों की जगह एक ही जो है वो परफॉर्म ईजिली कर पाती है.
सो दिस इज़ अनदर डायग्राम जिसमें कि बेसिक जो मोर्फोलॉजिकल रीजनरेशन है और कंपेंसेटरी रीजनरेशन जो है उनमें एक बेसिक डिफरेंस जो है वो यहाँ शो किया गया है। बेसिकली अगर हम किडनी की ही बात करें, मोर्फोलॉजिकल के अंदर जो है वो फुल जो है रिपेयरिंग जो है वो हो जाती है, लेकिन कंपेंसेटरी की अगर हम बात करें, रिपेयरिंग ना हो के वो खुद ही जो है डायग्राम में जैसे कि हमें दिख रहा है साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा और उसका कंपेंसेशन जो है जो प्रीवियस ऑर्गन था उसका वो जो है इंक्रीज साइज होने के बाद खुद ही कर पाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू रीजनरेशन इज द रीजनरेटिव एबिलिटी इन कॉर्डेट्स। दैट इज कॉर्डेट्स के अंदर फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। इनमें कौन कौन से टाइप के रीजनरेशन जो है वो देखने को मिलते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फिशेस। सो फिशेस की अगर हम बात करें तो बहुत ही लो पावर जो है रीजनरेशन का इनमें देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, सो लेम्प्रे जो है वो कुछ हद तक जो है वो अपने लोस्ट टेल जो है उनको रिप्लेस या फिर वी कैन से रीजनरेट कर पाती हैं। कुछ फिशेस हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने कुछ फिन्स के जो पार्ट हैं जो कि लॉस्ट हो चुके हैं उनको भी रीजनरेट कर पाती हैं, लेकिन ओवरऑल इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है। सो नेक्स्ट जो आती है वो बात आती है दैट इज़ द रीजनरेशन इन एम्फीबियंस, और इन्हें हम एपीमॉर्फिक या एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, मिसिंग पार्ट्स जो है उनका रिकन्स्ट्रक्शन होता है, ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन उसमें होता है, नए पार्ट्स जो हैं उनका एडिशन होता है रिमेनिंग पीस पर। जैसे कि टेल का रीजनरेशन जो है वो देखने को मिलता है, लिम्स का रीजनरेशन होता है एन्यूरन्स में, दैट इज़ एम्फीबियंस के अंदर, और यूरोडेल्स के अंदर, और कुछ अदर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर। सो एम्फीबिया की अगर हम बात करें स्पेशली, तो एन्यूरन्स जो है उनमें रीजनरेशन जो होता है वो बेसिकली अर्ली स्टेज जो है वो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो किसी भी टेडपोल लार्वा की लेग्स जो हैं वो अगर लॉस्ट हो जाएं तो वो रीजनरेट ईजिली हो पाती हैं, लेकिन अगर किसी एडल्ट फ्रॉग की लेग्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाएं तो उनका रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल इतना जल्दी नहीं हो पाता। यूरोडिल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर एक स्पेशल पावर जो है वो रीजनरेशन की देखने को मिलती हैं, दैट इज़ न्यूट्स की, सलामांडर्स की, और स्पेशली उनके अगर लार्वा की अगर हम बात करें तो उनमें लिम्स एज वेल एज टेल, एक्सटर्नल गिल्स, अपर और लोअर जो, और ओवरऑल आई के कुछ पार्ट्स जैसे कि लेंस है और रेटिना है वो भी रीजनरेट होने की कैपेबिलिटी जो है वो रख पाते हैं। सो इनकी जो टेल होती है, बेसिकली अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो उनमें वर्टिब्रे नहीं होता, उनकी एक अनसेगमेंटेड कार्टिलेजिनस ट्यूब उनमें पाई जाती है, और जिसमें कि एक स्पाइनल कोड होती है जो कि रीजनरेटिव कैपेबिलिटी उस स्पाइनल कोड में होती है, और जिसके कारण जो है ओवरऑल टेल का जो रीजनरेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। ओवरऑल मैकेनिज़्म जो है वो इसके अंदर डिटेल में दी हुई है, दैट इज़ एट फर्स्ट वेरी फ्यू सेल्स एक्यूमुलेट अंडर द वाउंड एपिथेलियम, दैट इज़ जहाँ से जो टेल जो है वो लॉस्ट हुई हैं थोड़ी सी सेल्स आके वहाँ इकट्ठा होती हैं इन द अर्ली स्टेज। Then the ependyma and the various connective tissues, that is the dermis, muscle septa, adipose tissues and osteocytes जो होती हैं that is of vertebrate, are the sources of the cell for the generation, that is दोबारा से जो है वहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए ये जो पार्ट्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। The non nervous elements proliferate behind the apex forming both the muscle and the cartilage tube, then the ependyma proliferate and extend dorsally। तो बेसिकली ओवरऑल ये मैकेनिज्म है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात आती है दैट इज़ रेप्टाइल्स। सो रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम देखें, सो इन लीजार्ड द रीजनरेटेड टेल इज़ क्वाइट इम्परफेक्ट टेल। ओके, सो ओवरऑल जब अगर टेल रीजनरेट भी हो जाती है रेप्टाइल के केस में तो वो पूरी परफेक्ट नहीं हो पाती ओरिजिनल के जैसी, वो इम्परफेक्ट ही रहती है, दैट इज़ उसमें वर्टिब्रे नहीं होते। ओके, अनसेगमेंटेड कार्टिलेजिनस ट्यूब्स जो है उसमें नहीं हो पाती। सो दिस ट्यूब कंटेन्स द रीजनरेटेड स्पाइनल कोड अगेन इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन ऑफ एपिडाइमल लाइनिंग ऑफ द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड। तो बेसिकली इस ओरिजिनल टेल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रीजनरेटेड वन के अंदर जो है वो इतनी नहीं देखने को मिलती।
सो नेक्स्ट अगर रेप्टाइल्स के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो एक लिजार्ड है, दैट इज़ गेको, दैट इज़ हेमीडिक्टाइलस, इट्स साइंटिफिक नेम। उसमें जो है रीजनरेशन की कैपेबिलिटी जो है वो मिलती है, दैट इज़ अगर इसके टेल की प्रोसेस की बात करें, दैट इज़ अगर इसमें सेल्फ म्यूटिलेशन हो जाता है, किसी कारण से जो है वो इंजरी हो जाती है, तो वो टेल जो है वो ब्रोकन ऑफ हो जाती है उसी प्लेस पर जहाँ से उसके जो है वो कट लगा है एट द बेस ऑफ द टेल आफ्टर बीइंग स्ट्रेस्ड आइदर, या तो वो किसी इंजरी से स्ट्रेस हो गई या फिर किसी और कारण से जो है वो टेल जो है अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग प्रेशर के कारण बॉडी से अलग हो जाती है। सो एज ए रिज़ल्ट लिजार्ड जो है उसे अपनी जो टेल है वो रिलीज़ करनी पड़ती है, अपनी बॉडी से कट करनी पड़ती है। जैसे ही जो है वो टेल शेड होती है उसमें जो है एक रीजनरेटिव ब्लास्टेमा जो है वो बन जाती है वाउंड के सरफेस के ऊपर, और इससे जो है एक नई टेल का जो है फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एंड दो आल्सो एज वे डिस्कस्ड अर्लियर कि जो नई टेल जो बनती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती है प्रीवियस वन से, ओरिजिनल वन से। सेगमेंटेशन की केस में अगर हम बात करें या फिर स्केलिंग के केस की अगर हम बात करें, सो अगर हम ओवरऑल मैकेनिज़्म की बात करें, दैट इज़ इन केस ऑफ रेप्टाइल्स दैट इज़ द रीजनरेशन ऑफ द लिम्ब, तो उसमें कई फेजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फेज़ जिसे हम कहें कि फेज़ है दैट इज़ ऑफ वाउंड हीलिंग या फिर प्री ब्लास्टेमा स्टेज। Then second is the phase of blastema formation and the third is the phase of de-differentiation and morphogenesis। इन सभी steps को हम next वीडियो में along with diagrams जो है डिस्कस करेंगे। So for the question that is the regeneration in chordates, उसके लिए जो है basic headlines जो है वही क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए काफ़ी है। नाउ अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एनिमल के रीजनरेशन को कंट्रोल करते हैं, उनका जो है वो डायरेक्ट लिंक जो है वो रीजनरेशन के साथ होता है। जैसे कि एनिमल का नर्वस सिस्टम है, एनिमल की साइज है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है, विटामिन ए है और उसके कोई डेरिवेटिव्स हैं और इंसुलिन है। सो दिस इज़ द ओवरऑल डायग्राम ऑफ टेल रीजनरेशन इन reptiles. This is basically limb regeneration. This is example of limb regeneration in the salamander or the amphibians. So as a whole in case of amphibia ये diagram जो है वो बनाया जा सकता है for the question that is the regeneration capability of chordates. इसका explanation जो है वो हम next video में detail में देखेंगे. So now the next type of regeneration along also is found in amphibians, that is Wolffian regeneration, that is found in urodils and anurans. The regeneration of a new lens after the removal of the existing lens is called Wolffian regeneration. Basically क्या है कि नए लेंस का आना, प्रीवियस वन का रिमूवल होना, तो वो वोल्फियन रीजनरेशन कहलाता है। इस प्रोसेस के थ्रू जो है ये पॉसिबल हो पाता है कि अगर लेंस के आसपास के कोई पार्ट्स हैं वो डैमेज्ड हो गए हैं या लॉस्ट हो गए हैं, या फिर रेटिना है या फिर आई जो से रिलेटेड कोई पार्ट्स हैं वो भी रीजनरेट हो पाते हैं इस मैकेनिज़्म से, दैट इज़ बाय द वोल्फियन रीजनरेशन. So this is the diagram of the regeneration of lens, that is from iris. In the first step lens is removed. आफ्टर दैट लेंस जो है वो एकदम अपनी प्लेस से चला जाता है. प्लेस एज वी कैन सी स्पेस जो है वो खाली है. उसके बाद में जो है अगेन इन द थर्ड स्टेप थोड़ा सा जो है हमें आउटर बल्ज जो है वो लेंस का देखने को मिलता है. देन आफ्टर उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है एंड एट द फाइनल स्टेज दोबारा से जो लेंस जो है एक न्यूली फॉर्म लेंस जो है वो वहाँ पर बनने को हमें देखने को मिलता है. सो नाउ हमने जो है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स तक जो है वो डिस्कस कर लिया है. अब बात आती है बर्ड्स की. सो बर्ड्स के अंदर रीजनरेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है एज आल्सो कंपेयर टू द फिशेस. इनमें जो है वो रीजनरेशन केवल बीक के कुछ पार्ट्स जो है वहीं तक जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, उससे आगे इनमें कहीं भी रीजनरेशन जो है वो नहीं देखने को मिलता. नेक्स्ट बात आती है दैट इज़ ऑफ मैमल्स. तो रीजनरेशन जो है इनमें भी टिश्यूज़ तक ही लिमिटेड रहता है. एक्सटर्नल पार्ट्स जो होते हैं वो कभी भी रीजनरेट नहीं हो पाते.
ऑल्दो स्किन और जो स्केलेटल टिश्यूज़ हैं उनमें कुछ ग्रेट पावर होती है रीजनरेशन की। लीवर जो होती है एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उसमें जो है कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी उसमें होती है रीजनरेशन की। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा कंपेंसेटरी हाइड्रोपरट्रॉफी। एंड अगेन दिस इज़ अ डायग्राम दैट इज़ कोडल फिन रीजनरेशन इन जेब्रा फिश डेज पोस्ट एम्प्यूटेशन। दैट इज़ ये फिशेस के अंदर जो है ये डायग्राम जो है वो एप्लीकेबल होगा। दैट इज़ एक फिन है जो कि अनकट है। आफ्टर दैट 1 डे पोस्ट एम्प्यूटेशन आफ्टर कटिंग जो है उस फिन की स्टेज क्या थी। देन उसके ऊपर 3 डेज पोस्ट एम्प्यूटेशन जो है वो एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर या जिसे कि हम ब्लास्टेमा कहे उसके डेवलपमेंट होती है। 6 डेज पोस्ट एम्प्यूटेशन वो स्ट्रक्चर जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ होता है। 12 डेज पोस्ट एम्प्यूटेशन जब हम देखें तो वो वी कैन से पार्शियली फॉर्म्ड फिन जो है दोबारा हमें देखने को मिलता है। एंड आफ्टर 20 डेज पोस्ट एम्प्यूटेशन एक फुली फॉर्म्ड फिन जो है दोबारा हमें देखने को मिलता है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप ऑफ रीजनरेशन, दैट इज़ द रिमेनिंग टाइप एंड द रीजनरेशन एबिलिटी इन कोऑर्डिनेट्स along with the diagram. So stay tuned for next video. In the next video we will be discussing about morphological and the histological processes in the amphibian limb generation. amphibians के अंदर जो basic mechanisms हैं along with the diagram की कैसे जो है एक पूरा limb जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो पाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी फेजेस या स्टेजेस जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व करती हैं, हम उनको सभी को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।